आइए अब पढ़ते हैं पत्र के अंग के बारे में, मतलब पत्र में कौन से पार्ट्स होते हैं। अभी हमने औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों के लिखने में कुछ चरणों का क्रमशः पालन करना आवश्यक होता है। जैसे पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम, पता, उपयुक्त संबोधन, पत्र के विषय सामग्री और पत्र की समाप्ति, इन्हें इस प्रकार समझा जा सकते हैं कि पता और तिथि लिखना वो प्रारंभ होता है, संबोधन तथा अभिवादन की शब्दावली का प्रयोग करना, संबोधन तथा अभिवादन वाला पार्ट, एंड कही जाने वाली बात को लिखना यानी कि पत्र का विषय वस्तु, उसके अंदर क्या सब्जेक्ट है, एंड देन पत्र का समाप्ति तथा हस्ताक्षर करना जो समापन होता है। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं कि एक स्टार्टिंग करना होता है जो कि प्रारंभ होता है, उसके बाद किसको भेजा जा रहा है एंड लाइक उसको ग्रीटिंग्स देना, तो वही मतलब संबोधन और अभिवादन, और उसके बाद उसमें एक्चुअली क्या लिखा जा रहा है, उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, तो वो पत्र का विषय वस्तु हो गया, और उसके बाद पत्र का एंडिंग जो है वो होता है समापन। ऊपर बताए गए पत्र के अंग सभी प्रकार के पत्रों में होते हैं, केवल उन्हें प्रस्तुत करने का ढंग अलग अलग होता है। आप कोई भी पत्र उठाकर देखिए, ऊपर बताई गई सभी बातें उसमें दिखाई देंगी। और आप आइए हम पत्र के अलग अलग अंगों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें। तो हमने देखा कि ये जो 4 टाइप के अंग होते हैं, 4 टाइप के पार्ट्स होते हैं किसी भी पत्र में, तो ये बहुत ही अलग अलग तरीके से होते हैं। और आप कोई भी पत्र देख लो, कोई भी तरह का लेटर देख लो, एप्लीकेशन देख लो, कुछ भी देख लो, उसमें ये 4 पार्ट्स होते ही। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा अलग कभी मैटर में हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये ऐसे ही होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम देखते ही है, चाहे भले उसको लिखने का ढंग थोड़ा अलग हो सकता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र की वजह से, लेकिन मोस्टली ये एक जैसे ही होता है। तो अभी हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क यानी कि हमारा फर्स्ट है जो कि है पता और तिथि। आपकी पाठ्य पुस्तकें कक्षा 10वीं अभी तक आपको नहीं मिली, इस संदर्भ में आपने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को एक पत्र लिखा। तो NIO इसको यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को आपने इस बारे में एक लेटर लिखा या एक एप्लीकेशन इसीलिए लिखा बिकॉज आपके पास बुक्स अभी तक आके नहीं पहुँचे हैं, पर संस्थान को ये पता नहीं चला कि आप कहाँ रहते हैं और आपने कब पत्र लिखा है। अगर पता नहीं होगा तो आपको पुस्तकें कैसी भेजी जाएंगी, और ये भी नहीं जान पाएंगे कि किस दिन तक आपको पुस्तकें नहीं मिल पाई थी। इसीलिए सभी पत्रों में ऊपर दाएं कोने में पता लिखा जाता है, इसके नीचे तारीख लिखी जाती है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हो सकता है कि आपने उसमें डेट और कहाँ से हो आप वो नहीं लिखा है, एड्रेस नहीं लिखा है, तो अब उनको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। उनको ये भी नहीं पता कि ये आपको कब तक बुक्स नहीं मिले थे, उसके बाद आपने लेटर लिखा है। हो सकता है कि आपको बुक्स आपने जिस दिन लेटर लिख के पोस्ट कर दिया उसके बाद मतलब उसके बाद आ गया है, या हो सकता है कि आपने बहुत पहले से एक लेटर लिखा था उसके बाद आपके पास पहुंच चुका है मतलब बुक्स, लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं है कि मतलब आपने कब लिखा था लेटर, तो वो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कब तक नहीं मिल पाया है बुक्स। तो ना बहुत गौच पौच हो जाता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। सेम कि आपको कहाँ पे आपको बुक्स भिजवाने हैं, तो वो भी अगर नहीं पता होगा तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए वहाँ पे लिखा होता है तारीख और क्या बोलते हैं एड्रेस, सो दैट कि ये इस सब की क्लैरिटी रहे। तो यहाँ पे एक पत्र का मतलब दिया गया है कि दाहिने कोने में लिखा जाता है पहले तो A8/22 A वसंत विहार नई दिल्ली, फिर पिन कोड और फिर डेट। तो इस तरीके से लिख देने से हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि पत्र कब लिखा गया था, उसका जो भी मैटर है वो कौन से डेट तक सीमित है, उसके बाद वो चीज़ नहीं लिखी गई, उसके बाद अगर वो सॉल्व की है तो वो दूसरा मैटर है। और सेकेंडली आपको कहाँ से आप लिख रहे हो, जगह का एकदम स्पष्ट से बताया जा सकता है। तो जब किसी को पहली बार पत्र लिखा जाता है तब अपना पूरा पता लिखा जाता है, लेकिन जब हम परिचित व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो कभी पूरा पता नहीं भी लिखते क्योंकि वह हमारा पता जानता है। फिर भी शहर या ग्राम स्थान का उल्लेख अवश्य किया जाता है। इसी प्रकार जिनसे हम नियमित पत्र व्यवहार करते हैं उन्हें भी बार बार पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, पता बदल जाने पर नया पता बताने के लिए ऐसा करना पड़ता है। वैसे केवल शहर का नाम ही लिखा जाता है। यदि उस शहर
में पत्र भेजा जा रहा है तो केवल तारीख ही लिखना काफ़ी होता है। बहुत हुआ तो तारीख के ऊपर स्थानीय लिख देते हैं। इन तीनों स्थितियों को पत्र के इस प्रकार दिखा जाता है। तो यहाँ पे तीन टाइप के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आप किसी को भी पहली बार पत्र लिखते हो तो आप अपना पूरा एड्रेस लिखते हो पिन कोड के साथ एंड ऑल ऑफ दैट, और सिटी का नाम और एकदम अच्छे से एड्रेस के साथ। लेकिन फिर क्या होता है ना, स्लोली अगर आप एक जान पहचान वाले इंसान को कुछ पत्र लिख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वो आपका घर का एड्रेस जानता है, आप उसके घर का एड्रेस जानते हो, आपने एक दो बार में पहले बताया हुआ है, तो हमेशा आपको लिखना नहीं पड़ता पूरा एड्रेस। आप सिर्फ जगह का नाम लिख सकते हो एंड देन सॉर्टेड हो जाता है। या फिर स्लोली क्या होता है कि अगर आप सेम ही सिटी में रहते हो और आपको स्टिल एक पत्र भेजना है तो आप बस ये बता सकते हो कि हाँ ये इसी जगह का पत्र है, आप अभी भी यहीं पे रिसाइड करते हो और वो भी सेम सिटी में है और ये यहीं पे ही एक्सचेंज हो रहा है ये लेटर। तो इसलिए आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, एग्जैक्टली आपका पता, फिर उसके बाद सिटी, पिन कोड एंड ऑल ऑफ दैट। और तो इसलिए आप सीधा जगह लिख के और मतलब डेट लिख के काम चला सकते हो। तो देखो यहाँ पे पहला दिया गया स्थिति 1 में A8/22 वसंत विहार नई दिल्ली पिन कोड और फिर दिनांक। उसके बाद दूसरे वाले में सिर्फ मतलब अगर आप दो अलग अलग सिटीज़ में लेटर एक्सचेंज कर रहे हो तो सिर्फ जगह का नाम नई दिल्ली और फिर सीधा दिनांक, और फिर कहीं पे स्थानीय जगह पे मतलब वहीं अगर आप हो सेम सिटी में तो वहाँ पे सिर्फ स्थानीय लिख देते हो और फिर आप अपना डेट लिख के सीधा पत्र लिखना स्टार्ट करते हो। उसके बाद आता है कि नोट टाइप की सुविधा के लिए आजकल पता व दिनांक बाईं और लिखने का भी प्रचलन है। तो बेसिकली ये जो है कि मतलब पता जो है वो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट वाइज तो राइट साइड में लिखना चाहिए, दाईं और लिखना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम आजकल हर चीज़ तो हमारे ईमेल्स में जाता है या टाइप करके लेटर्स भेजे जाते हैं, एनवॉल्व्स में भी टाइप किए हुए लेटर्स भेजे जाते हैं। तो उसके लिए पहले राइट इंडेंट करेंगे, फिर मतलब राइट के तरफ लेंगे, फिर वापस से लेफ़्ट की तरफ लेंगे, तो वो बहुत ही मतलब ज़्यादा काम हो जाता है। तो सीधा जब टाइपिंग करते रहते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे लेटर्स टाइप करने होते हैं तो इतना फॉर्मेटिंग ना करके वो सीधा ही बाईं तरफ लिखते जाते हैं एक के बाद एक चीज़। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है हमारा ख, जो कि है संबोधन तथा अभिवादन। संबोधन। अब जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या लिखकर संबोधित करें। अब आप अपने टीचर को प्रिय टीचर तो ऐसा नहीं लिखोगे, राइट? आप उनको रिस्पेक्टेड सर लिखोगे या क्या बोलते हैं श्रीमान लिखोगे। तो ऑब्वियसली बात है इस टाइप की गलतियाँ आप नहीं कर सकते। आप लिखोगे कि प्रिय सर तो वो भी आपको बोलेंगे प्रिय बच्चे निकल जाओ हमारी कक्षा से, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली उस टाइप से आपको हर एक इंसान के हिसाब से उसका संबोधन करना पड़ेगा। तो जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो पहला प्रश्न उठता है कि उसे क्या लिखकर संबोधित करें। ये संबोधन पत्र लिखने और पाने वाले के संबंध पर निर्भर करता है। संबंध वर्ड पे मतलब गौर करना। पर जब हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तब उसके लिए अलग संबोधन का प्रयोग करते हैं, और जब हम अपने बड़ों को पत्र लिखते हैं तो अलग। इसी तरह अनौपचारिक शब्दों में अलग संबोधन का प्रयोग करते हैं। कुछ नमूने देखिए। पूज्य पिताजी, प्रिय मीनू, आदरणीय दादाजी। तो लाइक आप मतलब पूज्य और आदरणीय ये सब आपसे बड़े लोगों के लिए यूज़ करते हो। अगर आप किसी ऑफिसर के लिए लिख रहे हो तो श्रीमान, आप श्रीमती, श्रीमान और श्री इन सब चीज़ों का प्रयोग करोगे। और उसी तरीके से आपका कोई पास का है तो प्रिय आप लिखोगे या प्यारे लिखोगे। तो इस टाइप के अलग अलग संबोधन का आप यूज़ करते हो, और उसी के हिसाब से अगर कोई बड़ा है तो आप उसके नाम के पीछे जी लगाओगे। तो इस टाइप से आप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से संबोधन करते हो उसके संबंध के हिसाब से, उसके साथ आपका जो भी रिलेशन है। ध्यान दीजिए दिए गए शब्द पूज्य, प्रिय, आदरणीय, महोदय, महोदय का भी इस्तेमाल होता है आदि संबोधन के रूप हैं। संबोधन वाले शब्द के बारे में हमें कुछ और चीज़ें जान लेनी चाहिए। तो प्रिय संबोधन का प्रयोग निम्नलिखित अनौपचारिक स्थितियों में किया जाता है। अपने से छोटों के लिए, अपने बराबर वालों के लिए, घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए। इन लोगों के लिए आप प्रिय शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने टीचर्स के लिए या फिर
फिर कोई ऑफिसर के लिए प्रिय नहीं लिख सकते आप। ओके, तो प्रिय के बाद आता है नाम, जो भी प्रिय रमेश, प्रिय मीनाक्षी, प्रिय मित्र, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद आता है कभी कभी औपचारिक स्थितियों में भी प्रिय का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रिय उपनाम, प्रिय जोशी, प्रिय नाम जी आदि। तो ये कहाँ पे किया जा सकता है, जैसे ऑफिस है और ऑफिस में आप अपने एम्प्लॉय को ऐसा फीलिंग दिलवाना चाहते हो कि वो आपके फैमिली का एक मेंबर है, क्योंकि वो आपके ऑफिस का एक मेंबर है, लेकिन आपका ऑफिस बहुत छोटा सा है एंड आप चाहते हो कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके यहाँ काम करते हैं, वर्कर्स, उनको भी लगे कि वो आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप उनको उस टाइप की फीलिंग देने के लिए एक अनौपचारिकता मेंटेन करते हो एक औपचारिक पत्र में भी, तो आप वहाँ पे प्रिय लिख सकते हो। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, जो होता है पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि का उपयोग अपने से बड़े उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें आप आदर देना चाहते हैं, जैसे पूज्य गुरुजी, पूजनीय माताजी, आदरणीय चाचा जी, श्रद्धेय गुरुवर। इन सब चीज़ों का यूज़ आप तब करते हो जब आप बहुत ज़्यादा किसी को आदर देना चाहते हो, किसी को ये बताना चाहते हो कि आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा आपकी बात को ओबे करता हूँ। तो इस टाइप का जो एक फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट अगर आपका किसी के लिए है, तो आप उसके लिए पूज्य, श्रद्धेय और पूजनीय, आदरणीय, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हो। उसके बाद आता है कि हिंदी में कई बार औपचारिक स्थितियों में प्रिय के स्थान पर जनाब का भी प्रयोग किया जाता है। ये तो आपने बहुत देखा होगा, मतलब आप जब दूसरे बुक्स पढ़ोगे तो स्पेशली हिंदी के जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं वो जनाब का बड़ा प्रयोग करते हैं अपने जो राइटिंग्स में। मतलब जितने भी इस टाइप के औपचारिक तरीके से भी लोग जुड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत सालों से हैं, तो वो एक दूसरे को जनाब के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जैसे दिया गया है कि जनाब सिंह साहब या फिर जनाब अख्तर साहब। तो प्रिय और जनाब के अतिरिक्त बहुत से संबंध हो सकते हैं, जैसे महोदय, प्रिय, महोदय आदि। ये सारे अलग अलग टाइप के संबोधन हैं। उसके बाद आता है अभिवादन। संबोधन के तुरंत बाद हमें उस व्यक्ति के संबोधन के अनुरूप अभिवादन लिखना होता है, जैसे प्रमुख रूप है चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, आदाब आदि। तो ये सारे जो अलग अलग तरीके के संबोधन के बाद उनको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनको एक रेस्पेक्टेबली कुछ बोला जाता है। तो इसको आप कह सकते हो कि चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारे अभिवादन के अंतर्गत आता है। ये सभी अभिवादन जो है किसी को ग्रीट करने के तरीके हैं, ठीक है। तो फिर आता है कभी कभी संबोधन और के तुरंत बाद भी पत्र प्रारंभ कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रायः संबोधन और अधिक आत्मीय रूप में दे दिया जाता है, जैसे प्यारे भैया, मेरी प्यारी माँ आदि। संबोधन वाले शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगली पंक्ति में हमें अभिवादन या आशीर्वाद का कोई शब्द देना होता है। जब नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल जैसे अभिवादन का प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से हमें अपने से किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं। जब स्नेह, शुभाशीष, आशीर्वाद जैसे अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है, तो हमें पता लगता है कि हम संबोधित व्यक्ति लिखने वाला हमसे उम्र में छोटा है। तो बेसिकली दो टाइप के अभिवादन होता है। जो आपसे बड़ा होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं कि नमस्कार, सादर प्रणाम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जितने भी टाइप के रिस्पेक्टफुल चीज़ें आप उनको बोल सकते हो। जो आपसे छोटा है, अब आप उसको ये तो नहीं लिखोगे प्रणाम बेटा जी, आप ऑब्वियसली लिखोगे स्नेह भेज रहा हूँ तुम्हें, तो उसके लिए स्नेह मेरे प्रिय पुत्र, और शुभाशीष आशीर्वाद देने के लिए, और इस टाइप के आशीर्वाद और इन सब टाइप की चीज़ें यूज़ करते हो। तो पूज्य दादाजी अभिवादन किस टाइप के होते हैं कि पूज्य दादाजी प्रणाम, और जैसे अगर आपसे कोई छोटा है तो प्रिय विवेक स्नेह। उसके बाद आता है कि औपचारिक पत्रों में संबोधन के रूप में प्रायः महोदय, प्रिय महोदय का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन के रूप लिखने के बाद पूर्ण विराम अथवा संबोधन चिन्ह का अवश्य लगाना चाहिए। ऊपर दिए गए प्रणाम और स्नेह के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है, इस पर आपका ध्यान गया होगा।
सो बेसिकली जहाँ पे अनौपचारिक पत्र होते हैं वहाँ पे अल्प विराम लगते हैं, यानी कि एक कॉमा लगता है। लेकिन जब आप वही चीज़ औपचारिकता में लिखते हो, जब आप एक फॉर्मल लेटर में लिखते हो, तो वहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाना पड़ता है। पूर्ण विराम ऑब्वियसली इंग्लिश में तो वो फुल स्टॉप होता है, इसलिए इंग्लिश वाला फुल स्टॉप नहीं, वो पूर्ण विराम यानी वो जो खड़ी पाई होती है ना, वो लगाना होता है, या फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हो, बट मोस्टली पूर्ण विराम लगाया जाता है। उसके बाद आ जाता है पत्र का विषय वस्तु। पत्र में अभिवादन के बाद पत्र में सामग्री देनी होती है। उस पत्र के माध्यम से हम जो कुछ कहना चाहते हैं, कहने जा रहे हैं, वही पत्र की विषय वस्तु या सामग्री कहलाती है। दूसरे शब्दों में इसे पत्र का संदेश भी कहा जा सकता है, जिसे हम पत्र पाने वाले को पहुंचाना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो भी पत्र में हम एक्चुअली में लिखना चाहते हैं, जिस टाइप का मैटर हम सामने वाले के सामने रखना चाहते हैं, हम जिस तरीके से रखना चाहते हैं, वो सब चीज़ें सम अप करके अगर एक जगह पे रखा जाए तो उसको कहते हैं पत्र का विषय वस्तु। मतलब उसमें एग्जैक्टली बोला क्या गया है, पर उसमें वो क्यों लिखा गया, द एम ऑफ द लेटर, तो वही हम इसमें बताते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक नमूना देखिए कि प्रिय बंटी संयुक्त, पता दिनांक लिखा, स्नेह लिखा। उसके बाद आता है कि मैंने कल एक फ़िल्म देखी जो तुम्हारी बहुत याद आई, पर अच्छा होता यदि तुम, तो ऐसा करके आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मेन कहाँ से याद आया, आपने कहाँ से ऐसा सोचा कि लिखूं, या फिर आपका हो सकता है कि आपको पैसे मंगाने हो अपने पिताजी से, तो ऑब्वियसली आप ऐसा लिखोगे कि मतलब मेरा ये चीज़ होने वाला है, वो चीज़ होने वाला है। वहाँ से आप एक स्टार्टिंग जो करते हो ना, उसको कहा जा सकता है पत्र का विषय वस्तु। तो औपचारिक पत्र में जहाँ अभिवादन वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ पत्र का संदेश संबोधन के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे महोदय न्यायोस का पत्र, तो ये इस टाइप का लिखा जा सकता है। और तो इसके बाद आता है कि पत्र की सामग्री के संबंध में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि पत्र पहली बार लिखा जा रहा है तो संदेश का आशय पहले अनुच्छेद में ही स्पष्ट कर दें। सो बेसिकली अगर पहली बार आप लिख रहे हो ऑब्वियसली लेटर, तो आप ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से लेटर उधर लिखते जा रहे हो, तो इसीलिए अच्छे से डिटेल में सब कुछ लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि पत्राचार पहले से चल रहा है तो पिछले पत्र का उल्लेख अवश्य करें। इसके पिछले पत्र का तारीख और संदर्भ का उल्लेख अवश्य करें। जैसे आपका दिनांक इतने को पत्र मिला, इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है। सो बेसिकली चाहे औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक, अगर आपका पहली बार आप किसी चीज़ के बारे में पत्र लिख रहे हो, चाहे आपको कुछ एक्चुअली मैसेज भेजना हो, या फिर आपको मतलब कोई कंप्लेन करनी हो, या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में बताना हो, या फिर किसी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए ना उस हिसाब से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। आप एग्जैक्टली क्या आप बोलना चाहते हो उससे स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी लेटर का जवाब दे रहे हो ना, किसी की पहले आपको एक लेटर आया था, उससे बातचीत चल रही है लेटर्स में, तो आपको ऑब्वियसली ऐसा लिखना है कि मुझे आपका वो लेटर मिला था, उसमें ऐसा लिखा था, तो अब मैं आपको ये रिप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, उसके बाद आप फिर ये यहाँ पे तो ऑब्वियसली एग्जांपल दिया ही गया है। यदि कोई सरकारी पत्र हो तो पत्र संख्या तथा दिनांक का उल्लेख अवश्य करें। तो इससे क्या होता है ना कि लोगों को आपका पत्र अगर फाइल्स में ढूंढना है या कॉपी करके रखा गया है, या कहाँ पे क्योंकि इतने सारे फाइल्स होते हैं, इतने सारे पेपर वर्क होते हैं, वो सब चीज़ें संभालना होता है ना, तो इसीलिए उसके लिए हमको हमेशा ही पत्र का जो नंबर है उसमें जो दिया गया है वो उसका उल्लेख करना चाहिए, ताकि क्योंकि उनके पास बहुत सारे पत्र आते हैं एक दिन में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें जो पत्र कब लिखा गया क्या वो अच्छे से बताओ। उसके बाद आता है यदि कहीं जाने वाली सामग्री लंबी है तो 2 या 3 अनुच्छेदों में संदेश का कथन को बांट लेना चाहिए। मुख्य बात से पत्र को शुरू करके अगले अनुच्छेद में उसी से जुड़ी बातें दें। नई बात नए अनुच्छेद से शुरू करें, पर विस्तार से बचें। सो बेसिकली उसको लेंदी नहीं करना है, बस पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बोलना है, जैसे आप छुट्टियों के लिए पत्र लिख रहे हो अपने प्रधानाचार्य को, अपने प्रिंसिपल को, आप चाहते हो कि वो आपको लीव दें,
लीव एप्लीकेशन लिखते हुए आप बता रहे हो मुझको टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड होने से मेरा पेट इतना दर्द किया, मेरा पेट दर्द करने के बाद मैं 2 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, घर पे सब लोग परेशान थे, मम्मा ने तो खाना भी नहीं खाया था और पिताजी ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, ऑफिस से बार बार फ़ोन कर रहे थे। स्टोरी नहीं बतानी है उनको, एक्चुअली हमको सिर्फ उनको मेन इवेंट बताना है जो कि वो कंसिडर कर सके हमारी बात को समझने के लिए। तो बस आप इतना बताओगे कि मुझको इस दिन बुखार हुआ था जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे इतने दिन रेस्ट लेने के लिए बोला है, और इस रेस्ट लेने की वजह से मैं एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक मैं आपको टाइम मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ लीव के लिए। तो इस टाइप से लीव एप्लीकेशन लिखी जाती है। पूरी स्टोरी नहीं बतानी है, पूरा अपना गाना नहीं गाना है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरी बात को सुनो आप, वो आप भले कर सकते हो जिनको आप नहीं मतलब जिनको आप जानते नहीं जानते, कैसा अगर नहीं जानने वाले को सुनाने लगे ना, वो फिर आपके पत्र रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बट हाँ, ट्राई करना कि उसको जितना शॉर्ट एंड स्वीट रख सको, पूरा ऐसे मतलब उसको बुक्स नहीं लिखनी है उसके ऊपर, राइट। एक मतलब पत्र में ही मतलब मेन चीज़ें बतानी है और फिर वो लेटर भेज देना है। शेष अगले पत्र में अपना ख्याल रखना, हार्दिक शुभकामना सहित सधन्यवाद, पत्रोत्तर में प्रतीक्षा आदि। तो बेसिकली हमको जो भी है पत्र के बाद सब कुछ लिख जाने के बाद जब हम पत्र के समाप्त कर लेते हैं, ये लाइन नहीं पढ़ी थी मैंने, पत्र हम जब समाप्त करते हैं तो अंतिम वाक्य के रूप में वाक्यांश या शब्द देते हैं जो अंतिम अनुच्छेद का स्वतंत्र रूप में आ जाता है। तो बेसिकली वो जो हमने विषय वस्तु ख़त्म किया उसके बाद कि हम जो अगर कुछ और बताना रह गया होगा तो दूसरे पत्र में लिखोगे आप ये बताना शेष अगले पत्र में, फिर अपना ख्याल रखना या आशीर्वाद या ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो अपने पत्र में, कुछ कि धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए या कुछ भी। कि ये नॉर्मली आप नहीं लिखते कि आप अगर आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी होती है आप लास्ट में धन्यवाद लिखते हो, तो उस टाइप से आप लिख सकते हैं। उसके बाद समापन शब्द या हस्ताक्षर, ऑब्वियसली उसमें आप अपना नाम लिखोगे, अपना साइन दोगे अगर वो एक औपचारिक पत्र है और चाहिए तो पत्र में जब संदेश कथन समाप्त हो जाता है तो हम अपना नाम लिखने से पहले समापन शब्द का प्रयोग करते हैं। आपका बेटा, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, भवदीया, आपकी, तुम्हारी, तुम्हारा मित्र, ये सब समापन शब्द हैं। इनका प्रयोग भी हम विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे अध्यापक को पत्र लिखते समय हम आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिख सकते हैं, मित्र को तुम्हारा या तुम्हारी मित्र, माता पिता को आपका बेटा, आपकी बेटी आदि लिखेंगे। बड़े व्यक्ति को अपने छोटे से शुभ चिंतक, शुभेच्छु आदि लिख सकते हैं। किसी को निमंत्रण देना हो तो प्रायः दर्शनाभिलाषी लिखा जाता है। और औपचारिक पत्रों में भवदीय या भवदीया लिखा जाता है। ओके, तो हर एक संबंध के हिसाब से, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में हर एक संबंध के हिसाब से और औपचारिक अनौपचारिक पत्र के हिसाब से लिखा था, उसी तरीके से ये जो समापन या एंडिंग है वो भी उसी तरीके से लिखा जाएगी। फिर समापन शब्द हमेशा संदेश से की समाप्ति के बाद नए पंक्ति में लिखा जाता है, जिसके बाद अल्प विराम निर्देश चिन्ह लगाया जाता है। कार्यालय संबंधी तथा व्यावसायिक पत्रों को भवदीय या आपका लिखते हैं। आवेदन पत्र में भवदीय, प्रार्थी या विनीत निवेदक आदि लिखा जा सकता है। समापन के शब्द के नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं। सरकारी तथा औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर के बाद कोष्ठक में पूरा नाम तथा उसके नीचे पदनाम लिखे जाते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि अनौपचारिक पत्रों में हम केवल अपना नाम लिखते हैं, जबकि औपचारिक पत्र में पहले अपना हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद नीचे कोष्ठक में अपना पूरा नाम तथा पदनाम लिखते हैं। सो बेसिकली आप क्या करते हो ना कि इनफॉर्मल लेटर में तो सामने वाले को आपको ये थोड़ी दिखाना है कि आप कोई बात जो बोल रहे हो वो कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। आपको इतना नहीं बताना चाहिए, आपके वहाँ पे आप किस जगह पे हो वो इतना मैटर नहीं करता, बस आप उसको जानते हो ये मैटर करता है। तो इसलिए आप अपना नाम केवल लिख सकते हो समापन के बाद। बट जब आपको ये बताना होता है कि आप यहाँ के चेयरमैन बोल रहे हो या कोई स्टूडेंट बोल रहे हो या आपका जो भी वहाँ पे क्या बोलते जॉब है, आपको वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्मल लेटर में स्पेशली
ये हस्ताक्षर करने होते हैं, किसी किसी में नहीं भी करने होते हैं बट मोस्टली करने होते हैं। उसके नीचे नाम लिखा जाता है और उसके बाद आप किस पद पे हो वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि अनौपचारिक पत्र में आपकी बेटी राजेंद्र कौर, और जैसे औपचारिक पत्र में है तो भवदिया हस्ताक्षर, फिर ऐश्वर्या खान, असरिया खान।